क्लास 11th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज लेखांकन की सीढ़ियाँ, स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। सीढ़ियाँ माने स्टेप, कितने कितने उसके स्टेप हैं, कौन कौन से हैं, प्रारंभ से लेकर के अंत तक। जब लेखांकन की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं और इसका अंत कहाँ करते हैं, इन सब के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो लेखांकन की सीढ़ी, लेखांकन के स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। लेखांकन के जो स्टेज हैं वो कुल 6 हैं। तो सबसे पहला जो स्टेज है उसको प्रथम सीढ़ी से करके कुल 6 सीढ़ी हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, ऐसे करके कुल 6 सीढ़ी हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? फर्स्ट स्टेज। सबसे पहले सौदों का लेखा करते हैं पुस्तकों में। तो प्रारंभिक लेखा करते हैं। प्रारंभिक लेखा माने जो लेन देन होता है उसको तुरंत लिख लेना। जैसे मोहन को 500 रुपये का माल बेचा, उसको लिखना और उसको जर्नल में लिखना। प्रायः जो छोटे व्यापारी होते हैं वो सौदों का लेखा एक ही पुस्तक में करते हैं, इसको जर्नल कहते हैं। जर्नल लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक है, प्राइमरी बुक, फर्स्ट स्टेज में ही रखा जाएगा। लेकिन जो बड़े व्यापारी होते हैं वो जर्नल की एक पुस्तक रखने के स्थान पर कई पुस्तकों में अपने लेखे को विभाजित कर देते हैं। जिस प्रकार के लेखे होते हैं उसी प्रकार के वो पुस्तकें रखते हैं। जैसे क्रय पुस्तक, इसमें केवल उधार क्रय के लेखे होते हैं। विक्रय पुस्तक है, इसमें उधार विक्रय के लेखे होते हैं। क्रय वापसी पुस्तक, अगर जो माल खरीदा गया उसमें कोई वापसी हुआ, रिटर्न हुआ तो विक्रय वापसी। कोई सेल्स किया गया है माल, वो अगर वापस आ गया तो प्राप्य बिल, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। ये सब सहायक पुस्तकें होती हैं जर्नल की। तो जो व्यापारी इन पुस्तकों को रखते हैं उसको फर्स्ट श्रेणी में, फर्स्ट स्टेज में कहा जाता है। सेकंड स्टेज होता है लेखों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। प्रारंभिक लेखों द्वारा एक खाते से संबंधित सभी लेन देन का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए सेकंड स्टेज में प्रत्येक लेन देन की एक विशेष पुस्तक होती है जिसे खाता बही कहते हैं। इस प्रकार डाकखाने में चिट्ठी छाँटने वाला नहीं, विभिन्न स्थानों की चिट्ठी अलग अलग छाँटता है, अल्फ़ाबेटिकल, ए से, बी से, सी से, ऐसे करके छाँटता है। उसी प्रकार हम जो लेखांकन करते हैं प्रथम श्रेणी स्टेज में जर्नल में, तो एक व्यक्ति संबंधित या एक स्वभाव से संबंधित जितने लेन देन हुए उसको एक स्थान पर लिखना, वर्गीकृत करके, सबको बांट करके। जैसे जितने क्रय संबंधी लिखे हुए हैं उसको क्रय बही बना करके, परचेज बुक बना करके उसमें लिखना, इसे बोलेंगे लेजर। और उसमें जो हम लेखांकन करते हैं लेजर में उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो इस प्रकार से हम दूसरी सीढ़ी का निर्माण करते हैं अकाउंट में। खाते बन जाने से उनका हम शेष, जोड़ और बैलेंस भी ज्ञात कर लेते हैं। वही बैलेंस हम ले जाएंगे थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हम जो खाता बनाते हैं, खाता नहीं उसे, इसको विवरण पत्र कहते हैं, तलपट। तो तलपट बनाना ये तृतीय श्रेणी में आता है।
तो खाता बही में जो खाते खोले गए हैं, प्रत्येक खाते की बाकी निकाली जाती है, बैलेंस ज्ञात किया जाता है और इन्हीं बाकियों का एक स्टेटमेंट विवरण पत्र बनाया जाता है जिसे हम तलपट कहते हैं। चौथी श्रेणी होती है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में होता है अंतिम खाते बनाए जाते हैं। खाता बही में सभी प्रकार के खाते बनाए गए, उसमें जो शेष आया उसी शेष के आधार पर, बैलेंस के आधार पर तलपट बनाया गया और तलपट की सहायता से हम लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से हम कुल लाभ या कुल हानि ज्ञात करते हैं। पीएल अकाउंट माने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे हम जो है शुद्ध लाभ फर्म की या शुद्ध हानि ज्ञात करते हैं। बैलेंस शीट होता है इस फर्म की जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है, आर्थिक स्थिति, उसको ज्ञात करते हैं। ये 3 खाते बनाकर हम लेखांकन को चतुर्थ श्रेणी में ले जाते हैं। नेक्स्ट है 5वीं श्रेणी, फिफ्थ स्टेज। जो हम ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाए हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो इसमें 5वीं श्रेणी में केवल विश्लेषण करना, अंतिम खातों का विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर व्यवसाय की जो उपार्जन क्षमता है, जो उपार्जन शक्ति है और वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर है 6वीं सीढ़ी, सिक्स्थ स्टेज, इंटरप्रिटेशन। इसकी जो 6वीं सीढ़ी होती है वो निर्वचन की होती है। तो 5वीं थी विश्लेषण की, तो विश्लेषण करने के बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं, उसे निर्वचन कहते हैं। निर्वचन की सहायता से हम संस्था के लिए या संस्था संबंधित भविष्य की जो योजनाएं बनाते हैं उसको हम आसानी से बना सकते हैं, या भविष्य के प्रारूप को हम बना सकते हैं कि भविष्य में हमको क्या क्या करना है, वो इसी आधार पर, एनालिसिस के आधार पर हम बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अकाउंट में महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, इम्पॉर्टेंस टर्मिनोलॉजी। कुछ विशेष शब्दावलियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। पहला इसमें है दायित्व। लायबिलिटी क्या होती है? तो लायबिलिटी ऐसे धन को कहते हैं व्यापार में, संस्था में, ऐसे धन को जो व्यापारी दूसरों को देना है। जो व्यापारी कहीं से उधार लिया है, पूंजी लगाया है, बैंक से लोन लिया है, तो व्यापारी उसको देगा। तो भविष्य में जो धन दूसरे को देना होता है उसे ही दायित्व कहते हैं। जैसे ऋण अगर आप लिए हैं तो उसको एक निश्चित समय के बाद ब्याज सहित देय होगा। देय बिल्स पेबल, ये भी। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से उधार लिए हैं, बैंक से जमा से अधिक राशि निकाल लेना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो उस ओवरड्राफ्ट का भुगतान व्यापारी को करना होता है। इसलिए लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सब लायबिलिटी होते हैं व्यापारी की, संस्था के। नेक्स्ट है गुड्स, माल। माल किसे कहते हैं? व्यावसायिक संस्थाएं जिन वस्तुओं में व्यापार करती हैं उसे ही माल कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यापारी फर्नीचर में लेन देन करता है, व्यापार करता है, क्रय विक्रय करता है, तो फर्नीचर उसके लिए माल हो जाएगा। जब किसी वस्तु का निर्माण या क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से होता है तो उस वस्तु को हम माल कहते हैं। मतलब वस्तु का उद्देश्य होता है खरीद करके बेचना, और जब हम खरीद करके खुद व्यक्तिगत प्रयोग करते हैं या संस्था में ही प्रयोग करते हैं
तो उसको माल नहीं कहते हैं। लेकिन जब विक्रय के लिए क्रय करते हैं, खरीदते हैं, तो उसी को हम गुड्स कहते हैं, माल कहते हैं। नेक्स्ट है कटौती, डिस्काउंट। कटौती माने काट लेना, कमी कर देना। तो जब व्यापारी अपने ग्राहकों से वस्तु का पूरा मूल्य न लेकर के कुछ मूल्य काट दे, कुछ छोड़ दे, कुछ मूल्य कम कर दे, तो जितना मूल्य कम कर दे या छोड़ दे उसे ही कटौती कहते हैं। जैसे 100 रुपये का माल है, इसमें 10 रुपये कम कर दिया गया, 90 रुपये के मिला, तो ये जो 10 रुपये कम कर दिया गया यही डिस्काउंट कहलाएगा, कटौती। ये डिस्काउंट 3 प्रकार की होती है। पहला है नकद छूट, कैश डिस्काउंट। जब नकद भुगतान करते समय छूट प्राप्त हो तो उसे कहते हैं नकद छूट। यह डिस्काउंट जो है ऐसे व्यापारियों को दी जाती है जो समय से पूर्व उधार खरीदे गए माल का भुगतान कर देते हैं। तो ऐसे व्यापारी को हम जो छूट देते हैं उसे नकद छूट कहते हैं। सेकंड है व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट जो है मूल्य की सूची में लिखी रहती है और उन सब ग्राहकों को दी जाती है जो एक सी ही वस्तु खरीदते हैं। इस छूट का जो उद्देश्य होता है वह विक्रय को बढ़ावा देना, ग्राहक बढ़ें। जिस व्यवहार में व्यापारिक छूट होती है उसका लेखा व्यापारिक छूट घटाने के बाद ही किया जाता है और सिर्फ व्यापारिक छूट का लेखा नहीं करते। जैसे 100 रुपये का माल है, इसमें 15 रुपये डिस्काउंट, तो 85 रुपये को हम खरीदें, तो जो 15 रुपये ये डिस्काउंट हो गया। लेकिन अगर व्यापारिक छूट है, ट्रेड डिस्काउंट है, तो इसका 15 रुपये का लेखा हम नहीं करते। जबकि ऊपर जो है कैश डिस्काउंट में 10 रुपये का लेखा हम करेंगे। ठीक है। तो व्यापारिक छूट जो है वो विक्रेता द्वारा माल की बिक्री के समय जो उसका सूची मूल्य होता है, लिस्ट प्राइस होता है, MRP होती है, उस पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में अपने सभी ग्राहकों को प्रदान की जाती है। तो ऐसे छूट को हम बोलेंगे व्यापारिक छूट। थर्ड है विशेष छूट, स्पेशल डिस्काउंट। विशेष छूट होती है कुछ व्यवसायियों द्वारा यह कटौती केवल ऐसे ही ग्राहकों को दी जाती है जो विशिष्ट होते हैं, विशेष संबंधी होते हैं, विशेष परिचित होते हैं या हमारे स्थायी ग्राहक होते हैं। इसका उद्देश्य ग्राहक को स्थायी बनाना ही होता है। इस तरह कटौती व्यापार को काफ़ी लाभ पहुंचाती है। लेकिन बहुधा यह कटौती नए ग्राहकों को नहीं दी जाती। जो अपने पुराने हैं, विशेष हैं, विशेष नज़दीकी हैं, संबंधी हैं, परिचित हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो हम अतिरिक्त छूट देते हैं उसे कहते हैं विशेष छूट। उसके बाद है अशोध ऋण, बैड डेब्ट्स। विक्रेता क्रेता को माल बेचता है। जो माल क्रेता को बेचा है उसकी राशि वसूल करता है, तो जो राशि वसूल नहीं हो पाती उसे ही बैड डेट्स कहते हैं। जो राशि क्रेता से वसूल नहीं हो पाती, क्रेता को हम देनदार भी कहते हैं, डेटर्स, परचेजर। तो जब उधार दिए हुए धन का किसी प्रकार वसूल नहीं हो पाता तो उतने ही धन जितना वसूल नहीं हो सका है उसे ही हम अशोध ऋण या अप्राप्य ऋण या डूबंत ऋण कहते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणक, वाउचर।
जब हम माल का क्रय विक्रय करते हैं, धन का लेन देन करते हैं, तो उसको प्रमाणित करने के लिए जो प्रपत्र, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे हम प्रमाणक कहते हैं। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, 100 रुपये का है, तो 100 रुपये का हमको बिल वाउचर मिला, तो जो बिल वाउचर मिला, कैश मेमो मिला, रिसिप्ट्स मिला, वही है प्रमाणक। वही हमको प्रमाण करता है कि हम यह फला वस्तु इतने की खरीदे हैं, इस डेट की, यहाँ से, तो एक प्रमाण हो जाता है। तो ऐसी रसीद को, पर्ची को हम प्रमाणक कहते हैं। नेक्स्ट है देनदार, डेटर्स। जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेचते हैं, जिस व्यक्ति को, संस्था को, फर्म को, कंपनी को या निगम को हम उधार माल या धन देते हैं, उसे ही हम देनदार कहते हैं। भविष्य में उससे हमको धन वसूल करना होता है। उधार दिए हैं माल या धन दिए हैं जिस व्यक्ति या फर्म, संस्था, कंपनी को, उससे हम भविष्य में एक निश्चित समय के बाद वसूलेंगे। तो वही फर्म, कंपनी हमारा देनदार कहलाती है। देनदार मीन्स क्रेता कर लीजिए। लेनदार, लेनदार मीन्स एक प्रकार से कर लीजिए विक्रेता। जिस व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या निगम आदि को उधार क्रय करने के लिए व्यापारी द्वारा धन देय होता है, तो ऐसे व्यापारी को हम लेनदार कहते हैं। माने जो विक्रेता है, जो माल बेचा है, जो उधार दिया है धन, ऐसे ही व्यक्ति को हम लेनदार कहते हैं। लेनदार मीन्स जो भविष्य में लेगा या भविष्य में प्राप्त करेगा, उसे हम लेनदार कहेंगे। अब आइए रहतिया पढ़ते हैं। रहतिया को स्कंद कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? जो माल व्यापारी के पास खाते बंद करने की तिथि पर बिना प्रयोग किया हुआ या बिना बिका हुआ होता है, उसे ही हम रहतिया कहते हैं। रहतिया वैसे दो प्रकार का होता है, अंतिम रहतिया और प्रारंभिक रहतिया। तो जो माल फर्म या संस्था में वर्ष के अंत में बिना बिके बच जाए, मतलब बिक नहीं पाया, वर्ष के अंत में बच गया, तो जितना बच गया उसे ही अंतिम रहतिया कहते हैं। और वही माल अगले वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक रहतिया कहलाता है। क्लोजिंग स्टॉक, जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं वर्ष के अंत में, एंडिंग द ईयर, तो जो गुड्स जो है वो शेष रहता है, उसे अंतिम रहती है। और वही शेष गुड्स जो है नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग में ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, प्रारंभिक रहतिया। तो रहतिया के दो स्तर होते हैं, जीवित रहतिया, मृत रहतिया। जीवित स्टॉक और डेड स्टॉक। जीवित स्टॉक होता है जो व्यापार में पशु होते हैं, घोड़े, बैल। अब आजकल ये सब व्यापार में नहीं यूज किए जाते, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं, बहुत गरीब हैं, पिछड़े समाज हैं, वहाँ आज भी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी आदि के माध्यम से भेजते हैं। तो अगर ऐसे व्यापार हैं जिसमें पशु रखे जाते हैं, घोड़े, बैल, तो ऐसी जो जीव हैं उनको हम जीवित स्टॉक कहते हैं। फिर है मृत रहतिया, डेड स्टॉक। जिन संपत्तियों का प्रयोग व्यापार के संचालन के लिए हमेशा किया जा सकता है या हमेशा किया जाता है, उसे मृत स्टॉक कहते हैं। जैसे मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स आदि। फिर हम पढ़ेंगे लेखांकन समीकरण। अपने अकाउंटिंग में 3 समीकरण हैं।
पहला है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर संपूर्ण एसेट्स में से हम लाइबिलिटी घटा दें तो कैपिटल हमको फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर एसेट्स फाइंड आउट करना है तो कैपिटल में लाइबिलिटी को हम प्लस कर देंगे, दोनों मिला के एसेट्स होता है। और अगर लाइबिलिटी फाइंड आउट करना है तो लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट्स में से कैपिटल अगर लेस कर देंगे तो जो फाइंड आउट होगा उसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।